वेलकम बैक। आज के शो में हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान से मुतलिक और सऊद शकील से शान मसूद से मुतलिक और सऊद शकील से मुतलिक, क्योंकि कप्तानी के कुछ फैसले होने जा रहे हैं। अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, अगर ये फैसला हो जाता है कि मोहम्मद रिजवान को उनकी कप्तानी से हटा दिया जाता है, ये ठीक है? मोहम्मद रिजवान आप डिज़र्व नहीं करते पाकिस्तान टीम की कप्तानी के लिए? ये बेहतर होगा कि पाकिस्तान सलमान अली आका को कैप्टन बना दे? देखिए लुकमान, एक चीज़ तो वंस फॉर ऑल डिसाइडेड है कि ये जो 3 फॉर्मेट्स में 3 डिफरेंट कैप्टन्स का जो फार्मूला है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा ट्रिकी इस वजह से भी है कि जब आप इतनी ज़्यादा लीडरशिप बना देते हैं और उसके बाद जब जो बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाता है। देखें, अब रेड बॉल क्रिकेट पाकिस्तान की कम हो गई है, ओडीआईज तो बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर है। तो सबसे ज़्यादा जब आप T20 खेल रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए टीम कॉम्बिनेशन चेंज करने पड़ते हैं, तो बड़ा डिफरेंट हो गया है। ये बात तो बिल्कुल प्रिंसिपली सेट है कि वाइट बॉल और रेड बॉल का एक कप्तान होना चाहिए, यानी 2 कैप्टन आपके मैक्सिमम होने चाहिए। अब देखना यह है कि जो कप्तान हम वाइट बॉल में बना रहे हैं या जो कप्तान हम रेड बॉल में बना रहे हैं, क्या वो टीम के लिए भी एज अ परफॉर्मर ऑटोमेटिक चॉइस है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहां पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप फोर्स करते हैं कप्तान को, जब बना दिया जाता है जाहिर है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, लेकिन उसका अपनी कौन सा नंबर होगा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है, इसको नहीं देखा जाता। अब रिजवान की अगर बात की जाए तो देखिए, हम रिसेंट पास में जो एक सीरीज़ हुई है उसकी बेस के ऊपर रिजवान को हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं कि कप्तानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिजवान को 3 से 4 साल का टास्क दिया था या कोई इवेंट बता दिया था कि वो जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है उसका इवेंट है या जो नेक्स्ट कमिंग चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी आपने टीम तैयार करनी है और उस तक आप कप्तान होंगे, तो उनको उस टाइम तक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, अगर ये समझती है मैनेजमेंट कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं होना चाहिए, तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के बाद वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी सिलेक्शन भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। मुझे लगता है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी फारिग हो जाएंगे। देखें, ये शायद बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हो जाए अगर हम इस लेवल पे भी नहीं जा रही है ना चीज़ें। देखिए, अभी इस एटलीस्ट इस टेन्योर में पहले कप्तानी, फिर टीम से, और फिर आहिस्ता इस ईयर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और चीज़ भी कर रहा है अबू बकर, इसमें आप भी ऐड कीजिएगा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अब अलग अलग से देखना शुरू हो रहा है। मतलब पहले एक ही फ्रेम में रख के देख रहे थे। जैसे एक चीज़ चल रही है ना, हम लोग बाबर आजम को अलग नहीं कर पा रहे रिजवान से। हम बाबर रिजवान हर जगह पर यही होता है ना। और रिजवान ने भी, बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, रिजवान और बाबर में बहुत फ़र्क है। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि बाबर आजम को अलग से डिस्कस होना चाहिए। बाबर आजम के लिए बल्कि नुकसानदेह है कि वो रिजवान के साथ अपने आप को डिस्कस करवा रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बाबर आजम को कुछ और नज़र से देख रहा है, रिजवान को किसी और नज़र से देख रहे हैं? देखिए, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो हमेशा ये चीज़ें ना, ये पॉलिसीज़ या इस तरह की जो डिसीजंस होते हैं वो 2-3 बंदों के इर्द गिर्द हमेशा घूमते हैं। आप इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। तो ये उन लोगों की सोच ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर ये आप समझते हैं कि बाबर और रिजवान को ओवरनाइट हम माइनस करके तो पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी नहीं, बाबर को नहीं, रिजवान को। मैं देन अगेन दोनों बात कर रहा हूँ। देखिए, बाबर की भी जो सिचुएशन है कि T20 में उनकी सिलेक्शन का ना होना, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी उनकी डिमोशन, इन दोनों चीज़ों को, बैरोमीटर को अगर सामने रखें तो बाबर रिजवान को एक पल्ले में देखा जा सकता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि दोनों को बिल्कुल डाइल्यूट करके ओवरनाइट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी ला सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। सॉरी टू से, उसका रीजन ये है कि आप इनके अलावा क्या पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है? नहीं लुकमान, ये मैसेज ऐसे नहीं जाता। ये है कि आपके जो अच्छे परफॉर्मेंस है, आपके जो स्टार्स हैं, आप 2020 या 19 ऑनवर्ड्स उठाकर देख लें, उसके बाद एक पैच ऐसा आता है जहाँ पे स्ट्रगलिंग सिचुएशन होती है, और वो भी इस वजह से कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे माइंड्स एज अ कोच, एज अ मैनेजमेंट आपके पास आ जाते हैं जो कहते हैं भाई आपकी जो टीम की प्लानिंग थी, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए अबू बकर, लेकिन इन दोनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। देखिए लुकमान, इस हवाले से कोई दो राय नहीं हो सकती कि जितना ज़बरदस्त चांस बाबर आजम को मिला टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में अपनी मर्जी के नंबर पे, ओडीआई में 1 डाउन में अपनी मर्जी के नंबर पे, और एज एन ओपनर T20 में बाबर आजम के पास ज़बरदस्त चांस था कि वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ इसका जवाब दे सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो ग्राफ है एज अ परफॉर्मर वो बिल्कुल डिक्लाइन आया, रिजवान की बात खास तौर और रिजवान की भी अगर बात की जाए, रिजवान की भी ये है कि जब मोहम्मद बाबर रिजवान की बात की जाती थी, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव इन अ सेंस इस तरह किया करते थे
कि दोनों में से कोई एक दोनों कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा था तो चीजें छुप जाती थी। अब अनफॉर्चुनेटली जब दोनों की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हुई है और रिजवान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन है, रिमाइंड यू दैट ऐसा नहीं होता कि लेकिन आप फिर उसमें वो बहुत बजीद ज्यादा ना हो, compromise अगर कर वो सकें। विकेट कीपर बैट्समैन है तो वो बजीद ना हो कि टीम के अंदर अगर रेगुलर स्पेशलिस्ट ओपनर भी मौजूद हैं और रिजवान कहे कि मैंने ही ओपनिंग करनी है। अभी कैरिबियन लीग में है ना, चौथे नंबर पर जा रहे हैं और साहब क्या कर रहे हैं, इतने बुरे तरीके से आउट हो रहे हैं कि मजाक बन रहा है उनका। देखिए कल शकीब अल हसन ने जिस तरह उनको आउट किया, उससे ऐसा लग रहा है कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद ना अब बाबर या रिजवान जैसे प्लेयर को ये नहीं कह सकते लुकमान कि आप में ये टेक्निकल फ्लॉ है, आपका ये सारा मसला यहाँ लगता है वो जो हर प्रेशर है बॉल- ना, हाँ। वो जो प्रेशर है, वो जो हीट है, वो उनको फील हो रही है और वो शायद उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट हो रहा है। उसके असरात हैं। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट को शायद अब रिजवान के बगैर आगे बढ़ना है, यही कुछ मौसम बता रहा है। और सलमान अली आगा कैप्टन बना दिए जाते हैं T20 के बाद ODI के, ठीक है, संभाल लेंगे। देखें ये तो इतने बड़े डिसीजन मेकर्स वहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने सलमान अली आगा पे कोई क्वालिटीज़ देखी होंगी और उसके बाद उनको कप्तान बना दिया। लुकमान अभी भी आप बात कर रहे हैं, अगर आप हेड टू हेड कंपैरिजन कर लें, आप उसको वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाने जा रहे हैं जिसमें T20 भी है, तो क्या सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट बाबर आजम से बेहतर है? क्या सलमान अली आगा की एवरेज बाबर आजम से बेहतर है? क्या सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस उस लिहाज से बेहतर है या विनिंग नॉक्स बेहतर हैं जितनी बाबर आजम ने खेली हैं? लेकिन बाबर और सलमान अली आगा को 2015 से मुसलसल क्रिकेट नहीं आपकी खेला। बात बिल्कुल ठीक है। ये लोग 2015 से आज के दिन तक ऐसे खेल रहे हैं जैसे पाकिस्तान की टीम बनाई ही इनके लिए गई है। इन्होंने ऐसे क्रिकेट पाकिस्तान की टीम इनके इर्द गिर्द ही खेलती थी लुकमान, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप विनिंग नोट्स जितने भी उठाकर देख लें, उसमें इन दोनों का या इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का कंट्रीब्यूशन लाजमी होगा। स्टार्स वैसे नहीं जब बनते। एक बंदे को आप 100 मैचेस दे देंगे तो अबू बकर वो परफॉर्म तो करेगा ना कभी ना कभी। आपका जो चार्ट है, आपका जो ग्राफ है और आपका जो टेबल है, वो ये बता रहा है कि इनका डिक्लाइन आखिरी 12 महीने से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तक मैं और आप शायद इस पोजीशन में नहीं थे कि इनको क्वेश्चन कर सकें या इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर सकें, लेकिन हमारा वो एक सेंसेशन इस तरह की बन चुकी थी कि एज अ नेशन हम शायद ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि बाबर, रिजवान या शाहीन के बगैर भी टीम बन सकती है। ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े स्टार्स बाहर बैठते रहे हैं माजी में भी, और ऐसे ऐसे स्टार्स भी बैठते रहे हैं, शायद हम सोचते थे उनके बगैर टीम ही बन सकती, लेकिन हमेशा हर चीज़ की रिप्लेसमेंट मौजूद होती है और जवाब उसका सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर है। वो कैसे आपने करना है, कोई इंटरनेशनल इवेंट खेल के आपने उसमें परफॉर्म करके दिखाना है, या फिर आप डिसाइड करते हैं कि जो डोमेस्टिक सर्किट मेरा आने वाला है उसमें परफॉर्म करके दिखाना है। देखिए, मैं नहीं समझता कि हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत है। वो दोनों सबसे बेहतर पोजीशन में है कि उन्होंने अपना जो फॉर्म है गेन करना है और उसके बाद जो टीम में अगर प्रॉपर जगह बनानी है, और एक ये जो एक बनता जा रहा है कॉन्सेप्ट कि यार ये अब लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं टीम के लिए, उसको कैसे धोना है, ये दोनों बनते जा नहीं रहे, बन चुके हैं और इसीलिए ये फैसला हो रहा है। बाबर आजम को मेरे ख्याल में अलग से ही देखना चाहिए और बाबर आजम की अभी बहुत क्रिकेट बाकी है और बाबर आजम को खुद भी सोचना चाहिए कि वो रिजवान साहब के साए से बाहर आएँ, यानी कि जो भी उनके साथ चल रहा है। लेकिन आगे चलते हैं। सऊद शकील और शान मसूद, उधर नया मैच पड़ गया है कि जी शान मसूद को फारिग किया जाएगा और सऊद शकील को कैप्टन लाया जाएगा। क्या चल रहा है? लुकमान, इट्स अ वेरी फनी टेल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देयर इज़ नेवर अ डल डे। आपको हर दिन ऐसे डिसीजंस देखने को मिलते हैं कि आप कहते हैं यार ये तो 6 माह या 1 साल के लिए हमने किया था, या जिस टाइम हम इस प्लेयर को या इस कप्तान को जब हम बना रहे थे तो इसके कसीदे जो पढ़े जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर कोई कप्तान नहीं है। लेकिन जब आप उसको चेंज करते हैं और ऐसा फेंकते हैं कि उसके बाद वो हमें किसी स्क्रिप्ट में नज़र ही नहीं आता, कप्तानी छोड़ना तो दूर की बात। देखिए, फनी पार्ट क्या है कि शान मसूद को आपने कप्तान बनाया लुकमान, उसके बाद अगर उनकी कप्तानी जाती है तो शान मसूद को आप प्लेइंग 11 तो दूर की बात है, स्क्वाड में भी नहीं देखेंगे। हाँ। तो इसका मतलब है या तो वो डिसीजन गलत था जो पहले आपने किया, या ये वाला डिसीजन ठीक है। तो जब ये दोनों डिसीजन मेकर्स में 1-2 बंदों का फर्क है, बाकी वही टीम है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक टीम जो पहले कह रही थी कि शान मसूद बेहतर कप्तान है और अब वही टीम कह रही है नहीं, शान मसूद बेहतर कप्तान नहीं है, सऊद शकील उसकी बेहतर रिप्लेसमेंट है। तो जो आपके बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। आप ऐसी सिचुएशन में जिस मर्जी को कप्तान बना लें, वापस ला के वसीम अकरम को या वकार यूनुस को भी बना लेना, तब भी ये ठीक नहीं बिल्कुल ऐसे ही कैप्टन बनाने का तो पाकिस्तान में ऐसे ही है। जो बंदा किसी इवेंट में ड्रॉप होता है वो वापस बतौर कैप्टन बन के भी आता, हमने देखा। कम बैक ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, ठीक ऐसा है। comeback। वो पहले वो 16 में उसकी जगह नहीं बनती, जब वो वापस आता है तो सीधा कैप्टन बन के भी आ जाता है। लास्ट मिनट है हमारे पास। अब वकर अभी आप उधर भी मौजूद थे कि आज IPC के हवाले से
मीटिंग थी वहाँ पर, तो हॉकी से मुतल्लिक क्या बातचीत हुई है, क्या कोई सवाल जवाब हुए हैं कमेटी में? देखिए, आज लुकमान नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी बराए आईपीसी की मीटिंग थी वहाँ पर, और हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स भी वहाँ मौजूद थे, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ऑफिशियल भी, और इसके साथ साथ आईपीसी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। तो एक खुशाइन बात तो ये है जो आज हमें वहाँ सुनने को मिली कि प्रो लीग के हवाले से बहुत ज़्यादा सुना जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम जाएगी या नहीं जाएगी। तो आज ऑफिशियली उस कमेटी में सेक्रेटरी आईपीसी वानी साहब ने इंश्योर कराया कि जो ग्रांट्स हॉकी फेडरेशन ने हमारे लिए हमसे मांगी थी, आज हम इंश्योर कर देंगे, क्योंकि आज डेडलाइन भी है। आज पाकिस्तान ने FIH को ईमेल करनी है कि आया हम पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। सिंपल ये बताएं कि हॉकी मोहसिन नकवी साहब संभाल रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो सिचुएशन है, आपको कुछ अरसे में 4-6 माह में एक बड़ी खबर भी मिल जाएगी। पाकिस्तान में एक PSL के फॉर्मेट पे हॉकी की लीग भी होने जा रही है, और वो सरपरस्ती फील्ड मार्शल साहब उसकी करेंगे। तो अगर मोहसिन नकवी साहब की जगह फील्ड मार्शल साहब हॉकी की सरपरस्ती करें तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद। शो में हमने बात की है ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान के हवाले से, और साथ में टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद की जगह पर सऊद शकील को लाने की बातें चल रही हैं। PCB तो इसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन चल रहा है सब कुछ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।